वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल के हवाले से। आज हम बात करते हैं कल के हवाले से। हम सबको जानने का बहुत शौक होता है कि कल क्या होगा, और हम कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी ज़रूर होती है, कहीं ना कहीं कोई प्रेडिक्शन ज़रूर हम पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो रिसालों में, चाहे वो वीडियोज़ में। हम देख रहे होते हैं कि हमारा कल अगला हफ्ता कैसे गुजरेगा, या अगले हफ्ते में हमें क्या रेमेडीज़ जो हैं वो करनी चाहिए। तो बहुत सारी बातों में सोचना, जानना और उसी पे स्टक हो जाना, मुझे लगता है ये ज़रा नुकसानदेह हो जाता है कि आप उसी पर सोचते रहें कि किसी ने ये कहा था तो ऐसे नहीं हुआ। क्योंकि हमारे माइंड में एक बात जो फिट हो जाती है, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसे होता है कि माइंड में एक बात बैठ गई, फिर उसके बाद लगता है शायद यही होने वाला है, तो हम अपनी तमाम एफ़र्ट्स जो हैं वो छोड़ देते हैं। हालांकि आपकी एफ़र्ट्स बहुत मैटर करती हैं अगर कोई चीज़ उस तरह से अंजाम पे नहीं जा रही है। हमारे साथ मौजूद है जनाब मुसव्विर ज़ंजानी साहब, जो कि हमारे फल्कियात हैं। इनसे हम जानेंगे आने वाले कल की सूरत हाल, और स्पेसिफिकली बात करेंगे ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। फर्स्टली प्रेयर्स ऑल माइन। नहीं, थैंक यू सो मच। और सेकेंडली सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग, और मतलब हम सब के लिए एक तरह से खुशी का मकाम है, ईरान अगर इसराइल पर किस तरह के मिसाइल हमले कर रहा है, वहाँ के लोग जो हैं मर रहे हैं अगर, तो सबको लगता है कि ये ईद गदीर जो गुजरी है उसकी खुशी में बहुत ज़्यादा ईदी मिली है बहुत सारे लोगों को, और मुझे लगता है बात बिल्कुल बजा है। तो इसके बारे में अगर आप हमें बताएं कि इस अब जंग की सूरत हाल का इख्तिताम क्या होगा, कहाँ पे जाकर ये ऊँट करवट बैठेगा? देखिए इकरा, इसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें ना, इस खित्ते को, पूरे खित्ते को, जब भी कोई चीज़ हमें जब प्रेडिक्ट करनी होती है, फ्यूचर को देखना होता है कि आसमान के ऊपर जो सितारों की नजरात बन रही हैं वो हमें क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं, ये हालात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो ये हमें इस खित्ते की जो हिस्ट्री है वो देखनी पड़ती है। फिर उसके बाद जो अभी के अयाम चल रहे हैं ये बहुत मैटर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आपकी रिपीट होती है तो वो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं पे ऑलरेडी हो चुकी होती है, और वही चीज़ दोबारा फिर आपको एज इट इज़ रेपिटिशन में बदलते हालात के साथ नज़र आती है। टेक्नोलॉजी की कैफियत बदल जाती है, आपके देखने वाले, सुनने वाले, उनके मिजाज बदल जाते हैं। इसी एतबार से अगर हम लोग देखें तो सबसे मेजर चीज़ फिर आ जाएगी एस्ट्रोलॉजी में इस साल का 2025 का मुफरद नंबर। जो इसका एक सिंगुलर नंबर आता है वो 9 नंबर है। हमारी एस्ट्रोलॉजी में 9 नंबर रिलेट करता है मार्स को, और मरीख जो है मार्स, ये बेसिकली आसमानी कौंसल के ऊपर प्लानिटरी पोजीशंस पे ये वॉर लॉर्ड है, यानी कि जंगो जदल को रिलेट करता है। तो इस एतबार से 9 नंबर के साल में आपको पूरी दुनिया में मुतअद्दिद जंगें नज़र आएंगी, मुतअद्दिद आपको चीज़ें जो है वो एक्सट्रीम पे जाती नज़र आएंगी। इसी एतबार से आपने देखा कि जब जैसे ये साल स्टार्ट हुआ, ऑलरेडी उस खत्ते में जो गज़ा के ऊपर मुसलमानों के ऊपर मसाइब ढाए जा रहे थे वो थोड़े से और शिद्दत अख्तियार कर गए। वहाँ से सूरत हाल हटी तो हमारे यहाँ पे बर सग़ीर, पाक हिंद में प्रॉब्लम्स अराइज़ होना शुरू हो गई। यहाँ से कंडीशन थमी, उसके बाद दोबारा से जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है वो दोबारा से फिर से हवा पकड़ना शुरू कर दी। वो चीज़ें थोड़ी सी सेटल डाउन हुई, तो अभी जो करंट सिनेरियो स्टार्ट हुआ है माह ज़िलहज में, ये आ जाता है ईरान और इसराइल का तनाज़ा। अब ये तनाज़ा क्योंकि एक पुराना चल रहा था, लेकिन अगर हम आज अगर देखें तो आज हमारे पास जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक जो है 16 जून का दिन है, लेकिन अगर हम लोग माह ज़िलहज को देखें तो इसकी तारीख़ को देखना पड़ेगा। और कुरान पाक में सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 अगर आप देखें तो 24 ज़िलहज का जो अभी अनकरीब दिन आने वाला है ये मुबाहले का दिन भी है। जिस तरह आपने भी ईद गदीर का जिक्र किया कि ईद गदीर है, तो इसी तरह आगे आने वाले चंद दिनों में हमें ईद मुबाहला देखने को मिलेगी। अब मुबाहला देखा जाए तो ये मुबाहला वही मुबाहला है जो कि नजरान के ईसाइयों के साथ और वहाँ के उस टाइम के यहूदियों के साथ किया गया था, और कुरान पाक में इसको आयत नंबर सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 में बड़ी तफसीली तौर के ऊपर बयान किया गया है। तो जो भी चीज़ जब रिपीट होती है तो ये जो हालात अभी चल रहे हैं ये तब के 1400 साल पुराने वही हालात और वही सिनेरियोस थे कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग इस्लाम कर रहे थे तो उनके ऊपर जब चीज़ें प्रेशराइज़ की जा रही थी। और इसी चीज़ को अल्लाह ताला कुरान पाक में बयान करता है कि वहाँ से जो पैगामात आ रहे थे कि तुम अपने मर्दों को ले आओ, तुम अपनी औरतों को ले आओ, तुम अपने बुज़ुर्गों को ले आओ, तुम अपने जो दीनी स्कॉलर्स हैं उनको ले आओ, तो उसके मुकाबले में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुबाहले के लिए निकले हैं तो वो सिर्फ पंजतन की हस्तियाँ जो हैं वो गई थी, और सिर्फ उनका जाना ही उस मुबाहले को जीत के ले आया था। तो इस एतबार से जो 24 ज़िलहज का दिन आ रहा है, अगर हम पूरी जोग्राफियाई कंडीशन देखें, आसमानी कौंसल के बनने वाली प्लानिटरी पोजीशंस को देखें, तो ये जो अभी का सिनेरियो है ये आपको थोड़ा सा इस हफ्ते में स्ट्रेसफुल नज़र आएगा। चीज़ें प्रोलॉन्ग होंगी। अभी जो रिसेंटली सुबह भी कुछ हमला किया गया है इसराइल की जानिब से, कल रात को ईरान की जानिब से जो है वो किया गया था। ये सिनेरियो आपको 1 से 2 दिन अभी मुसलसल नज़र आएगा कि ये चीज़ें चलती रहेंगी।
लेकिन चूंकि 24 ज़िलहज का दिन करीब आने को है और वो है ईद मुबाहला का दिन, और ईद मुबाहले के दिन में जो मुसलमान हैं उनको फ़तह नसीब हुई थी मुबाहले के तौर के ऊपर यहूद और नसारा के ऊपर। तो इस एतबार से 24 ज़िलहज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 24 ज़िलहज के करीब करीब आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि सूरत हाल थम जाएगी, लेकिन ये मुकम्मल तौर के ऊपर नहीं थमेगी, क्योंकि हमारा अगला महीना अगर हम लोग देखें प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के मुताबिक और ईरान के जायचा के मुताबिक, ईरान का जो चार्ट है उसके एतबार से उसका जो जायचे का थर्ड हाउस है वो रिलेट करता है आपके नेबरिंग कंट्रीज़ को और आपके सहाफ़ती मरासम को, जो कि आप दूसरे ममालिक के साथ लेके चल रहे होते हैं। उस एतबार से हमारे पास अशर मुहर्रम के बाद ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 14 या 15 ऑफ जुलाई को मरकरी, जो कि ईरान की नेबरिंग कंट्रीज़ को रिलेट करता है, वो अपनी सबसे कमज़ोर पोजीशन के ऊपर आ रहा है रेट्रोगेटेड पोजीशन पे। जब मरकरी रेट्रोगेटेड होता है तो इस टाइम के ऊपर जो भी मुआहदे किए जाएंगे, जो भी चीज़ें कमिट की जाएंगी, आपको मंथ ऑफ जुलाई में वो तमाम तर चीज़ें बैक ऑफ होती हुई नज़र आएंगी। तो इस एतबार से ये वक्ती तौर के ऊपर थमेगा ज़रूर, लेकिन मंथ ऑफ जुलाई में आपको दोबारा से इसकी एक सेकेंड फेज़ जो है वो नज़र आएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रलॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि सूरत हाल अगर हम लोग देखें तो 9 नंबर का जो साल है, इसके साथ साथ अगर तो जुपिटर इस साल अपनी पोजीशन जो है वो ईरान के जायचे में बहुत अच्छी चेंज ना करता, तब ये वॉर जो है ये ज़्यादा बढ़ जानी थी। लेकिन चूंकि ईरान के जायचे में जुपिटर जो है ये 14 ऑफ मई को ईरान के चार्ट में अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखें तो 12 हाउस में ऑलरेडी एंटर हो चुका है, और इसी साल के इख्तिताम में तकरीबन कोई सितंबर अक्टूबर में उसके असेंडेंट में आएगा। और अगर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में देखें तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में यही प्लानिटरी फेज़ जो जुपिटर का है, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक होता है थमने से, रुकने से, कुशादगी से, पॉजिटिविटी से और बहाली से, स्पिरिचुअलिटी से, चीज़ों को माफ़ कर देने से, ब्लेस आउट करने से। तो इस एतबार से जुपिटर का मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो मंथ ऑफ अगस्त जो है वो इसके लिए एक्सॉल्टेड पोजीशन लेके आ रहा है। तो ये सिनेरियो आपको बहुत ज़्यादा लंबा जाता हुआ नज़र नहीं आएगा। इस हफ्ते में चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता थमना शुरू होंगी। ईद मुबाहला के दिन के करीब करीब आप देखेंगे कि थोड़ा सा अमन सुकून आपको नज़र आएगा, लेकिन ये दोबारा से अराइज करेगा जब मरकरी रेट्रोगेट होगा मंथ ऑफ जुलाई में, और फिर जाके जब मरकरी ने दोबारा से डायरेक्ट प्लेसमेंट्स में आना है तकरीबन कोई अगस्त के फर्स्ट वीक में, तब ये चीज़ें दोबारा से फिर थमना शुरू हो जाएंगी। तो इस एतबार से चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम लोग देखें तो अभी की पूरी ग्लोबली तौर के ऊपर जो कंडीशन चल रही है, इस ग्लोबली कंडीशन में ये 9 नंबर का साल है, और 9 नंबर के साल में ये जंग रुकेगी तो आपको किसी न किसी तौर पे दुनिया में किसी और मुल्क में कोई तनाव, खिंचाव, परेशानी जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि 9 नंबर का साल है। कि अभी पाकिस्तान को तो एक अच्छी खुशखबरी मिल गई थी और हमने जीत का भी एक बड़ा ही खूबसूरत मंजर देखा है। उसके बाद अब ये सूरत हाल आ गई और बड़ी उम्मीद है इधर भी एक खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा। आगे की बारी आ सकती है, किन के दरमियान जो है जो तनाव है मजीद जो है कशीदगी पकड़ सकता है। देखिए इकरा, इसमें अगर हम लोग देखें ना, सबसे पहले जो आपने जो प्रोग्राम की इब्तिदा की थी, प्रोग्राम की इब्तिदा में आपने कहा था कि एटलीस्ट थोड़ा सा मुसलमानों के दिल जो हैं उनको सुकून मिलना शुरू हुआ है कि इतने लंबे अरसा से गज़ा के ऊपर जो मसाइब ढाए जा रहे थे और किसी न किसी तौर के ऊपर इसराइल एक इस तरह का थ्रेट बन के दुनिया के ऊपर चल रहा था कि मतलब आप ये समझें कि किसी न किसी तौर के ऊपर वो अपने आप को एक खुदाई दावेदार होने का कर रहे थे कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, या किया जाएगा तो हमें उसका कोई असर नहीं होगा, हमारी जो है वो शील्ड्स लगी हैं और हम प्रोटेक्टेड हैं। तो ये तमाम तर दावे तो उनके ख़त्म होना शुरू हुए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बीइंग अ मुस्लिम तो कोई ये नहीं चाहेगा कि ये चीज़ें थमना शुरू हों, लेकिन आप ये देखें कि अभी अनकरीब हमारे पास जो नया इस्लामी महीना आने को है और नया इस्लामी कैलेंडर भी शुरू हो जाएगा माह मुहर्रम का। तो माह मुहर्रम से भी इस हिस्ट्री को अगर आप रिलेट करते हैं तो अयाम हज में आप देखेंगे इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम जो हैं वो किस तरह अपने हज के हराम को कन्वर्ट करके उम्रा में बजानिब करबला जो है अपना सफ़र का रुख करते हैं कि अल्लाह का घर जो है वो किसी भी तौर के ऊपर खून से ना रंगा जाए। तो ये बेसिकली उस ज़माने की तारीख को भी आज के अयाम के साथ रिलेट किया जाना चाहिए कि किस तरह सिर्फ 72 लोग जो हैं वो एक बहुत बड़ी कुव्वत के अगेंस्ट जो है हक़ के लिए खड़े हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि बेशक ईरान जो है उसकी इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो, ईरान की फ़ौजें जो हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल ना हो, लेकिन आप उस चीज़ को भी रिलेट करें कि आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है तो माह मुहर्रम के जो अयाम होंगे ये भी इस एतबार से बहुत ज़्यादा अलार्मिंग कंडीशन में रहेंगे कि जिस तरह हक़ के लिए चंद लोग खड़े हो जाते हैं और फिर दुनिया उनको क़यामत तक याद रखती है। तो ये सिनेरियो आपको कुछ इसी तरह का नज़र आएगा कि पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा में कोई मुस्लिम मुल्क ऐसा नहीं था जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ इतनी शिद्दत के साथ खड़ा हुआ था। कहा बहुत जाता था लेकिन कभी भी उन्होंने आगे से रिटेलिएट नहीं किया था। तो ईरान ने जो रिटेलिएट किया है तो जो हक़ के साथ आवाज़ उठाता है और जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है,
तो वो चीज़ ताक़यामत याद रखी जाती है। तो ये चीज़ तो हिस्ट्री में तो हमेशा याद रखी जाएगी। अब आ जाते हैं हम आपके क्वेश्चन की जानिब, जो कि आपने किया था कि दोबारा किस रीजन में ये प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जो मेजर, जो अगर हम लोग कहें ना कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि जो 1941 का अगर हम लोग कैलेंडर देखें, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले का है, उस कैलेंडर के मुताबिक और जो अभी का कैलेंडर चल रहा है इसके मुताबिक चीज़ें ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है, क्योंकि तब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है उसके बनने की कैफियत है और वो चल रही थी। तो इस एतबार से अभी का जो सिनेरियो है वो उससे भी काफ़ी रिलेट करता है कि ये दोनों कैलेंडर्स भी आपस में सेम आते हैं। तो 9 नंबर के साल में किसी न किसी तौर के ऊपर आपको सुपर पावर जो हैं वो तो आमने सामने नज़र नहीं आएंगी, लेकिन सुपर पावर्स किसी न किसी तौर के ऊपर अगले आगे जो उनके नुमाइंदे होते हैं या जो कठपुतली हुकूमतें होती हैं उनको ज़रूर आगे करते हुए नज़र आएंगे। और ये जो ख़ित्ता है, इसी ख़ित्ते में दोबारा से प्रॉब्लम नज़र आती है, जिसमें लिबिया आ जाएगा, उसके बाद इसमें जॉर्डन आ जाएगा, और उसके साथ इसमें किसी तौर के ऊपर सीरिया दोबारा से इन्वॉल्वमेंट की तरफ आ सकता है कि अभी सीरिया में थोड़ा सा जो हालात थम चुके हैं, चीज़ें थोड़ा सा बैक टू नॉर्मलाइज होना शुरू हो रही हैं, ये दोबारा से उस रीजन में प्रॉब्लम्स अराइज होने के चांसेस हैं, क्योंकि यही ख़ित्ता जो है तारीख़ के मुताबिक आजकल की डेट्स में भी और आसमानी कौंसिल की प्लानिटरी पोजीशंस में भी काफ़ी हद तक डिस्टर्बिंग कंडीशन में नज़र आता है। तो 9 नंबर में आपको पूरे साल में उसी रीजन में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। सही हो गया। जैसे कि ईरान ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, जैसे आपने मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कही थी कि बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट तो हैं, हर एक इंसान, हर एक फ़र्द जो है उस कंट्री के अगेंस्ट है, लेकिन कोई नहीं खड़ा हो रहा था। लेकिन जब आप हिम्मत करते हैं तो मुझे लगता है ख़ित्ते में जितने भी मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं उनके लिए सपोर्ट में ज़रूर खड़े होते हैं। जैसे पाकिस्तान ने अगर इंडिया पे निकाल के जी उर्दन को निकाल के लेकिन अगर देखें ना, जैसे इंडिया के सामने हम खड़े हुए हैं तो खित्ते में जितने भी हमारे मुस्लिम बरदर मुल्क थे वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आगाज़ हमने किया कॉन्फिडेंस के साथ या जैसे भी हमने किसी भी कुव्वत के साथ, तो आगाज़ जो है उसी मुल्क को लेना पड़ता है जहाँ पे आपको लगता है जहाँ पे वहाँ जुल्म पे होते हैं, आप जुल्म के खिलाफ आवाज़ तो वहीं से उठती है। तो अगर हम अभी का देख लिया जाए तो नो डाउट ईरान के साथ बहुत सारी नेबरिंग बिल्कुल कंट्रीज़ ऐसे ही, हैं, हाँ। जिसमें पाकिस्तान सबसे पहले है, सरफहरिस्त है, क्योंकि हमारी बॉर्डर जो है उनके साथ मिक्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियसली चाइना फ्रंट फुट के ऊपर तो आके नई चीज़ें कर सकता, लेकिन बैक फुट के ऊपर तो वो उसके साथ है। इंडिया जो है वो भी फ्रंट फुट के ऊपर आगे चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अमेरिका की सपोर्ट नहीं छोड़नी। लेकिन इंडिया की बहुत ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी जो है वो ईरान के साथ चीज़ों को लेके चलती है, तो किसी तौर के ऊपर इंडिया भी बैक फुट के ऊपर ईरान को सपोर्ट ज़रूर कर रहा है। तो इस लिहाज से चीज़ें ईरान के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं हैं कि चीज़ें आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो आपके जो अलाए हैं, वो आपको इतना ज़्यादा फ्रंट फुट के ऊपर नहीं लेकिन बैक फुट के ऊपर आपको सपोर्ट ज़रूर करते रहेंगे। और यही वजह है कि ईरान की तरफ से भी अभी रात को जो बयानात आए हैं कि जितने भी इसराइल में अवाम हैं, जो कि बेसिकली, क्योंकि इसराइल में भी दो तरह की ग्रुप हैं, हम जो कि गलत समझते हैं या हम बीइंग अ मुस्लिम जिसको प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो ज़ायनिस्ट होते हैं, वो मेनली यहूदी नहीं है, क्योंकि यहूद जो हैं वो तो वैसे भी अहले किताब हैं, और अहले किताब जो हैं इस्लाम की रूह से उनको आप बुरा नहीं कह सकते। लेकिन जब आप ज़ायनिस्ट की बात करते हैं, जब आप एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं कि उनकी जो ज़ायनिज़म वाली एक सोच है उस तबके को जब आप करते हैं, तो ईरान ने भी इसी चीज़ के ऊपर बयानात कल रात को दिए हैं कि जितने इसराइल के वो अफराद हैं जो कि उनकी सोच को सपोर्ट नहीं करते, उनको मुल्क छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम इस जंग को लंबा लेके चलेंगे और हम किसी भी तौर के ऊपर उस खित्ते को इसराइल नहीं रहने देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी होप बन के नज़र आई है। तो फ़लस्तीन के मुसलमानों की मैं ये समझता हूँ कि जितने शहदा थे, जितने शहीद थे, शायद उनकी कुर्बानियाँ रंग लेके आ चुकी हैं कि एक मुस्लिम मुल्क खड़ा हुआ है आवाज़ उठाने के लिए, और उसके साथ किसी न किसी तौर के ऊपर पाकिस्तान भी साथ होगा, टर्की भी साथ होगा, और बाकी भी मुस्लिम ममालिक के आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि चीज़ें साथ मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये जंग जो है बहुत लंबा से चलेगी नहीं। ईद मुबाहला का मैंने आपको टाइम दिया है कि ईद मुबाहला जो आ रही है अभी, अगर हम इस जॉर्जियन कैलेंडर में देख लें तो 21 जून को है, और ज़िलहज में देख लें तो 24 ज़िलहज को है। तो कुरान की रूह से भी, प्लानिटरी पोजीशंस के मुताबिक भी, तारीख के मुताबिक भी, और आसमानी कौंसिल के ऊपर सितारों की नज़र के मुताबिक भी ईद मुबाहला के करीब करीब ये चीज़ें जो हैं ये सेटल डाउन हो जाएंगी। और फिर थोड़ा सा अराइज होगा जब जब मुआहदे जो किए जा रहे हैं, जो कमिटमेंट्स की जा रही हैं, उनसे बैक ऑफ किया जाएगा। कि वो जुलाई में जाके मिड ऑफ जुलाई के बाद से। ठीक हो गया। हम अब आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रेडिक्शन की तरफ। वो है हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की। हम देखते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की इस तमाम जंग के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी है वो गेन हुई है, क्योंकि उनका बहुत ही मुस्बत किरदार अदा रहा है, उनका जो फॉरेन पॉलिसी में जो उन्होंने भी किरदार अदा किया है। उस हवाले से मुझे बताएं, आप उनको कहाँ जाते हुए देखते हैं, उनका सितारा क्या कह रहा है? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अगर हम लोग चार्ट को देखें
उनका चार्ट हमेशा से किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब ये सवाल किया जाता है, नो डाउट उनका चार्ट बाय बर्थ वो एक गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं, तो इस एतबार से तो उनका चार्ट इस लिहाज से तो एक पॉजिटिव है कि इंसान को इतनी ज़्यादा स्ट्रगल या मेहनत नहीं करनी पड़ी होती अपने नसीब को मज़ीद और ज़्यादा शाइन करवाने के लिए। तो इस एतबार से बिलावल साहब का जायचा भी रिसेंटली जो उनके चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट चेंज हुई है, ये उनके लिए एक थोड़ा सा इज्जत, रिस्पेक्ट और बुलंदी बढ़ावे की तरफ क्योंकि रहेगी। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी उनको देखने को मिलता ये था चीज़ और बहुत ज़्यादा रहेगी, थोड़ा तनकीद सा करते थे। चीज़ें अब वो उनके लिए चीज़ें मुझे लगता है टोटली चेंज हो गई हैं। टोटली चेंज तो नहीं हुई है, लेकिन अभी भी क्रिटिसिज्म तो ऑब्वियसली चल रहा है उनके साथ। लेकिन ये है कि जुपिटर का उनके जायचे में एक अच्छी प्लेसमेंट में आ जाना उनके लिए एक एक्सपोजर को, उनके लिए एक इंटरनेशनली तौर के ऊपर अपनी वर्थ को जो है किसी भी तौर के ऊपर एक अच्छे तौर के ऊपर मनवाने के लिए बहुत अच्छा फेज़ चल रहा है। और ये फेज़ इनके चार्ट में रहेगा तकरीबन कोई इनिशियली 3 महीने 2026 में। तो ये 2026 के पहले 3 महीने तक ये फेज़ उनकी ज़िंदगी में है। इस फेज़ को वो जितना ज़्यादा कैश करवा सकते हैं वो करवा लें, उनके लिए अगले आने वाले टाइम फ्रेम में अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम वैसे देखेंगे इस पॉपुलैरिटी के अलावा अगर उन्हें कोई गवर्नमेंट में सीट मिल जाए या एज आ प्राइम मिनिस्टर वो आ जाएं, तो वो चीज़ अभी वक्ती तौर पे उनके चार्ट में नहीं है, लेकिन फेम ज़रूर है। बिल्कुल इस तरह से है। लेकिन अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम फैमिली पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, कोई किस तरह से मौरूसी सियासत जो है वो आगे लेकर आ रहा है। लेकिन एक बंदा जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान पूरे कंट्री को लेकर और उस पढ़े लिखे लहजे में या फिर उस चीज़ को जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको रख के सामने रख रहा है, तो मुझे लगता है वो एक इंडिविजुअल है, उसकी पर्सनैलिटी जो है उस तरह से शाइन हुई है और बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया। एक होता है कि जो आप ऑब्वियसली मरूसी सियासत को लेकर चल रहे होते हैं, तो वही चीज़ क्रिटिसिज्म की ज़्यादा वजह पहले वाला जो मामला था ना, अभी हम अगर देखें तो जुपिटर जब तक तकरीबन कोई 14 मई से पहले तक उनके चार्ट में अच्छी पोजीशन में नहीं आया था, तब तक मरूसी सियासत की एक छाप उनके ऊपर चल रही थी। लेकिन जैसे ही जुपिटर उनके चार्ट में बेहतर पोजीशन पे आया है, तो खुद से उनकी अपनी एक पर्सनालिटी जो है वो ग्रोथ की तरफ आना शुरू हो रही है। तो वही चीज़ मैंने बयान की है कि 2026 पहले 3 महीने यानी कि तकरीबन कोई मार्च तक का जो टाइम है, ये इनके चार्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव है कि वो अपनी वर्थ जो है वो मनवा सकते हैं और अपनी मरूसी सियासत वाली छाप से थोड़ा सा बाहर निकल सकते हैं। कि अगर मरूसी सियासत की उनको सपोर्ट भी है तो इटसेल्फ उनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है कि उस चीज़ को वो कंटिन्यू कर सकें। तो एक पॉपुलैरिटी फेम के एतबार से उनका चार्ट बहुत आजकल अच्छा चल रहा है और ये चीज़ इनके लिए रहेगी मार्च 2026 तक। ओके, ज़बरदस्त हो गया। मतलब एक अच्छी प्रोफाइल बनने का टाइम मिल जाएगा, उसके बाद जो है बाकी तो अल्लाह जानता है। अगर हम मरियम नवाज़ साहिबा की बात करें, ये साल उनके लिए मज़ीद आगे कितनी बेहतरियाँ लेकर आएगा, क्योंकि इस साल का जितना भी दौरानिया गुजरा है बहुत ही बेहतरीन जा रहा है उनके लिए। नो डाउट मरियम नवाज़ साहिबा का अगर हम लोग जायचा देखें तो उनके जायचा में उनके चार्ट की जो प्लानिटरी पोजीशंस है वो इटसेल्फ वक्ती तौर के ऊपर उनकी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है। लेकिन हम किसी भी शख्स का जब चार्ट देखते हैं तो हम देखते हैं उसने जो अपनी पॉलिटिकली तौर के ऊपर चीज़ें लेके चल रहा है, उसका ओथ उसने कब हासिल किया है, यानी कि उसने हल्फ कब लिया है। तो ओथ का अगर हम लोग टाइम देखें तो उनका अपना जो ओथ का टाइम है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। उनकी फेम पॉपुलैरिटी वाली जो चीज़ें हैं ये इनके ओथ के टाइम उसको सपोर्ट नहीं करती। तो ये चीज़ें आपको हवा में क्रिएटेड थोड़ी ज़्यादा नज़र आती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो शायद आपने ही हमें पहले बताया था कि बाद में शायद ओथ ले लिया हो अगर तो वो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चीज़ है। तो इस एतबार से ये है कि ओथ का टाइम क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस एतबार से उनकी दौरे इक़्तिदार या दौरे हुकूमत वाला जो मामला है या कुर्सी के ऊपर मुसलसल एक 5 साल पूरे कर जाना, वो फेज़ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता। लेकिन जो चीज़ें ऑब्वियसली उनकी 2024 में चली हैं, 2025 में तकरीबन कोई जुपिटर ने जो अपनी प्लेसमेंट को चेंज करना है अक्टूबर की 15 तारीख को, 15 अक्टूबर से पहले पहले का टेन्योर इनके लिए ज़िंदगी में बहुत अच्छा है कि इसमें कुछ मज़ीद और ज़्यादा इस तरह के काम किए जाएंगे कि जिसमें आपको उनकी पर्सनालिटी या उनके काम या उनकी बार बार ख़बरों में आना जो है वो चीज़ें बेशुमार नज़र आएंगी या उनके कामों को सराहा जाएगा, चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। फिर 15 अक्टूबर के बाद से जब जुपिटर जो है किसी तौर के पर इनके जायचे में मूव कर जाएगा एग्जॉल्टेड हाउस में, तो वो एग्जॉल्टेड हाउस इनकी इज्जत रिस्पेक्ट के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन इनके दौरे इक़्तिदार और दौरे हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। तो ये अक्टूबर तक का टाइम इनके लिए अच्छा चल रहा है 2025 में। अक्टूबर के बाद वाला जो टाइम है वो इनकी ज़िंदगी में मुखालफत वाला, इनकी किसी न किसी तौर के ऊपर अपोजिशन की तरफ से मसाइल वाला और अच्छी खासी तनकीद का सामना इनको इस साल के अख्ताम पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं अपने बचपन के फेज़ की तरफ। हम देखते हैं अखबार जहां में ये हफ़्ता कैसा रहेगा, तो वो अगर आप हमें बताएं कि ये हफ़्ता उन तमाम स्टार्स के लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर हम लोग स्टार्स को देखें तो हमारी जैसे कि पूरी जो घड़ी होती है उसकी 12 सुइयाँ होती हैं और इसी तरह हमारे जो कैलेंडर्स हैं वो भी 12 होते हैं। इसी तरह पूरी कायनात जो हमारी जो दुनिया है ये 360 डिग्री के ऊपर
पूरी एक सर्कल बनाती है, क्योंकि पूरी आपकी अर्थ जो है वो राउंड है। तो इसी 360 डिग्री को 30-30 डिग्रीज को डिवाइड कर दे तो हमारे पास 12 ज़ोडिक साइंस आते हैं। इन्हीं 12 ज़ोडिक साइंस में अगर हम लोग देखें तो 12 ज़ोडिक साइंस में जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ है, एरीज़ वालों के लिए आज के दिन के एतबार से चीज़ें निस्बतन बहुत अच्छी पॉजिटिव प्रॉस्पेरिटी की तरफ आना शुरू हो रही हैं, क्योंकि एरीज़ वालों ने तकरीबन कोई मंथ ऑफ जून के फर्स्ट वीक से पहले पहले, यानी कि ईद से पहले पहले जो इन्होंने फेज़ गुजारा है 2025 का, वो इमोशनली तौर के ऊपर बहुत अच्छा नहीं गुजारा। लेकिन इंशाल्लाह आज के दिन से ना सिर्फ ये इमोशनली तौर के ऊपर स्टेबल भी हो चुके हैं, बल्कि इनका जो एक बिला वजह का फ्रस्ट्रेटेड वाली कंडीशन थी, ये उससे काफ़ी हद तक बाहर निकलेंगे और इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत इंप्रूव्ड और पॉजिटिव होगी इंशाल्लाह आज के दिन से। उसके बाद नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला ज़ोडिक साइन है टॉरस बुर्जसौर। टॉरस वालों को देखा जाए तो टॉरस वालों का जो ज़ोडिक साइन है, उनका वैसी जो पर्सनालिटी है वो अपनी ज़ात से लोगों को गिविंग करने की है, अपनी ज़ात से लोगों को सेक्रीफाइस करने की है, लोगों की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करके उनको कुछ ना कुछ अच्छा डिलीवर करने की सोच होती है। फिर उसके बाद इनके चार्ट में देखा जाए तो एक बहुत अच्छा फेज़ इनकी ज़िंदगी में शुरू हुआ है कि इनके जायचे में जुपिटर मौजूद है इनके पैसे के घर में। तो फाइनेंस के हाउस में जुपिटर का होना टॉरस वालों की ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी तो लेके आएगा। उसके साथ एक अच्छी चीज़ इनके जायचे में ये है कि इनका अपना इटसेल्फ माइंड का जो रूलिंग प्लानट है वो भी निस्बतन एक अच्छी और बेहतर कैफियत में पोजीशन पे चल रहा है। तो इस एतबार से इनके जायचे में सोच में, अंडरस्टैंडिंग में पॉजिटिविटी, बेहतरी, और उसके बाद इनकी सोशली तौर के ऊपर सर्कल में इस वीक में आपको काफ़ी एक्सपोजर नज़र आएगा। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आता है फिर जेमिनी। जेमिनी वालों को देखा जाए तो जेमिनी वालों के जायचे के जहन के घर में जुपिटर मौजूद है। जुपिटर जब आपकी सोच में हो तो आप अपनी ज़ात से लोगों को कुछ अच्छा देने की कोशिश करते हैं। आप सोशली तौर के ऊपर अपने सर्कल को ग्रो करने के अलावा आप इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं जो कि लोगों की फलाह के लिए हों, जो कि किसी भी तौर पर जेनरोसिटी बढ़ती हुई नज़र आती है जेमिनी वालों की। तो जेमिनी वाले लोग एक तो मज़हब के साथ कनेक्टेड होंगे, अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड होंगे। उसके बाद इनकी सोच में इस हफ्ते में कोई ऐसा भी सोच आएगी कि किसी भी तौर के ऊपर किसी मजहबी सफ़र की तरफ राग़िब रहें, यानी कि रूहानी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जा सकते हैं। तो इस एतबार से ये वीक इनके लिए इस एतबार से बहुत अच्छा रहेगा। कैंसेरियंस वालों को देखा जाए तो कैंसेरियंस वालों के लिए ये हफ्ता इस एतबार से बहुत अच्छा है कि इनका जो माइंड का रूलिंग प्लानट है वो अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत से गुजरेगा। जब कोई भी प्लानट अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत से गुजरता है वो उसकी सबसे खूबसूरत और बेहतरीन पोजीशन होती है। तो मून वाले जो रिलेटेड लोग हैं जो कि कैंसेरियंस हैं, इनके अंदर वैसे इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अपनी ज़ात से हर शख्स को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि इनके सर्कल में जितने लोग हैं ये कुछ ना कुछ उनको अपनी ज़ात से ज़रूर देते रहें। तो ये चीज़ इनके लिए इस एतबार से बहुत अच्छी होगी कि इनका माइंड का रूलिंग प्लानट अपने 11th हाउस में एग्जॉल्टेड पोजीशन में बहुत अच्छा होगा। तो इनके सोशल सर्कल से इनको फ़ायदा मिलना शुरू होगा, इनको करियर कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में इनकी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात जो कि पेंडिंग चल रही हैं वो इनकी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। अब नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आ जाता है लियो बुर्जसौर। लियंस वालों को देखा जाए तो लियो वालों को जो अपना माइंड का रूलिंग प्लानट है वो निस्बतन अभी रिसेंटली आजकल भी और अगले आने वाले दिनों में भी जुपिटर के साथ कंजक्ट कर रहा है। जुपिटर के साथ सन का कंजंक्शन होना, अगर हम लोग देखें तो वैसे तो जुपिटर कंबस्ट हो जाता है, लेकिन एक अच्छे रूलिंग प्लानट के साथ कंजंक्शन होना जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में इस चीज़ को एक पॉजिटिव सेंस दी जाती है। तो वो इस चीज़ को रिलेट करती है कि लियो वाले जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ अपनी ज़ात से भी पॉजिटिव डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, और जुपिटर का ताल्लुक होता है मज़हब से, रूहानियत से, स्पिरिचुअलिटी से। तो लियंस वाले लोग जो हैं वो भी किसी न किसी तौर पे फलाही कामों में ज़रूर इन्वॉल्व रहेंगे कि उनका रुझान बढ़ेगा किसी रूहानी सोच की तरफ, उनका रुझान बढ़ेगा कुछ ना कुछ नया दीनी तौर के ऊपर सीखने के लिए, या अपनी ज़ात से कुछ ऐसी चीज़ें अंजाम देने से जिससे लोगों की और इंसानियत की भलाई हो। अब इसमें नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आ जाता है फिर वर्गो बुर्जसौर। वर्गन्स वालों को देखा जाए तो ऑब्वियसली उनका माइंड का अगेन रूलिंग प्लानट आता है मरकरी। मरकरी ने इटसेल्फ अभी रिसेंटली एक पोजीशन चेंज की है जो कि जेमिनी वालों के लिए एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव पोजीशन है। जेमिनी वालों की इस चीज़ के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा कि इनकी ज़िंदगी में जो लोग इनके लिए लेग पुलिंग कर रहे हैं, जो लोग बिला वजह बैक बैटिंग कर रहे हैं, जो लोग इनके ऊपर बिला वजह बदनज़री क्रिएट करते हैं, वो इनकी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू होंगे, जिसकी वजह से ये वाला जो हफ्ता है ये इस एतबार से बहुत अच्छा होगा कि इब्तदा से ही अगर वर्गन्स वालों की ज़िंदगी से अचानक से कोई लोग चले जाते हैं या इनको रिस्पॉन्ड नहीं करते इनके मैसेजेस से, या इनको ब्लॉक कर लेते हैं, तो आप ये समझें कि ये वो लोग हैं जो कि आपके लिए किसी भी तौर पे अच्छे नहीं थे, और ये कुदरती तौर पे एक रिफाइनिंग प्रोसेस इनकी ज़िंदगी में इस हफ्ते में शुरू होगा कि वो लोग ऑटोमेटिकली तौर पर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस एतबार से ये हफ्ता इनके लिए बहुत अच्छा होगा। लिब्रंस वालों को देखा जाए तो लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में
बेसिकली जुपिटर जो लिबरल्स वालों के जायचे में मौजूद है, वो मौजूद है इनके जायचे के 9th हाउस में। 9th हाउस रिलेट करता है आपकी एब्रॉड जर्नी को, आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को जो कि आप ऑनलाइन कर रहे हो, ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, या आप किसी भी तौर के ऊपर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो जो कि फॉरेक्स में है, आपकी स्टॉक में है, या आपकी इवन बिटकॉइन में, या आपकी इसमें ट्रेडिंग में है। तो इस एतबार से लिबरल्स वालों की ज़िंदगी में ऑनलाइन काम करना, ऑनलाइन बिजनेस करना, एब्रॉड बैरून मुल्क किसी भी तौर पे अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन फिलअप करना, या इवन 9th हाउस रिलेट करता है हायर एजुकेशन को भी। तो ऐसे लिबरल्स जो कि किसी भी तौर पर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में भी ये हफ्ता इस एतबार से निस्बतन बहुत अच्छा होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन आता है 8th ज़ोडिएक साइन, स्कॉर्पियंस बुर्ज अक़रब। स्कॉर्पियंस वालों के जायचे में देखा जाए तो इनका जो माइंड का रूलिंग प्लानट है, जैसे कि मैंने एरीज़ वालों के लिए बताया था कि ईद के दिन से एरीज़ वालों का माइंड का रूलिंग प्लानट अपनी कमज़ोर पोजीशन से निकला है। तो वही चीज़ एप्लीकेबल होती है स्कॉर्पियंस वालों के ऊपर भी, कि स्कॉर्पियंस वाले लोग जो कि थोड़ा सा इमोशनली तौर के ऊपर इम्बैलेंस फील कर रहे थे, कि वो इमोशनली तौर के ऊपर किसी एक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आ पा रहे थे कि उन्होंने ज़िंदगी में बेसिकली करना क्या है। तो स्कॉर्पियंस वाले लोग जो हैं वो इस हफ्ते से अपनी चीज़ों को एक तो दूर अंदेशाना इकदाम की तरफ लेके जाएंगे, ज़िंदगी में एक मुस्तकिल मिजाजी की तरफ चीज़ों को लेके जाएंगे। फिर उसके बाद स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक इनके 7th हाउस में मून की बहुत अच्छी पोजीशन होना वो इस चीज़ को रिलेट करती है कि इनके करियर, कारोबार, इज़्ज़त में एक तो बुलंदी और बढ़ावा नज़र आएगा। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे थे तो उसमें भी इनको इस वीक में कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे होंगे। अब इसके बाद हमारे पास आता है सेजिटेरियस बुर्ज। सेजिटेरियंस वालों को देखा जाए तो सेजिटेरियंस वाले जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक जुपिटर, क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट है और वो सन के साथ बहुत अच्छी नज़र में कंजक्ट पोजीशन पे है, तो सेजिटेरियंस वाले जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में लिटिगेशन वाले जितने भी मसले हैं उनसे आज़ादी हासिल करने की तरफ कुछ नया पहल करेंगे, या किसी तजर्बाकार शख्स से जो है वो किसी न किसी तौर के ऊपर चीज़ों को सेटलमेंट की तरफ लेके जाएंगे। तो लोगों से एडवाइस लेना, लोगों से मशवरा करना, स्पेशली अपने कानूनी मसाइल के लिए, अपने विरासती तौर के ऊपर चीज़ों के लिए, कि आपके इनहेरिटेड जितनी भी प्रॉब्लम चल रही थी उनमें चीज़ों को निस्बतन बहुत अच्छा सपोर्ट मिलना शुरू होगा, कि सेजिटेरियंस वालों के लोगों में ज़िंदगी में चीज़ों में बेहतरी और भलाई नज़र आना शुरू होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन आता है कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी। कैप्रिकॉर्नियंस वालों को देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस वालों का इटसेल्फ जो माइंड का रूलिंग प्लैनेट है वो इनके 3rd हाउस में रिलेट करता है, और 3rd हाउस का रूलिंग प्लैनेट इनके जायचे के 5th हाउस में है, जो कि इस चीज़ को रिलेट करता है कि एक तो इनका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला बढ़ेगा। फिर कैप्रिकॉर्नियंस वालों की ज़िंदगी में ये हफ्ता इस एतबार से बहुत अच्छा होगा कि चांद भी इनके जायचे में निस्बतन बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है, और चांद है इनके जायचे के स्पाउस का रूलिंग प्लैनेट, इनकी पार्टनरशिप का रूलिंग प्लैनेट। तो वो इस चीज़ को भी रिलेट करता है कि कैप्रिकॉर्नियंस वाले लोग अपनी ज़िंदगी में अगर मोहब्बत का इजहार करना चाहें तो इससे बेहतरीन हफ्ता उनकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आ रहा। फिर उसके बाद अगर कैप्रिकॉर्नियंस वालों की ज़िंदगी में देखें कि अगर वो पसंद की शादी की तरफ जाना चाहें, उसके लिए किसी को पैगाम भिजवाना चाहें, तो तब भी ये हफ्ता इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा है। फिर कैप्रिकॉर्नियंस वाले लोग अगर कोई इनाम, लॉटरी, प्राइज बॉन्ड्स खरीदना चाहें तो तब भी ये हफ्ता उनकी ज़िंदगी में निस्बतन बहुत अच्छा होगा। अब नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन आता है एक्वेरियस बुर्ज तलब। एक्वेरियंस वालों को देखा जाए तो इनकी घर से जुड़ी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, फैमिली मेम्बरान के साथ इनका बॉन्ड का अच्छा हो जाना, इनकी ज़ाती ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या इवन व्हीकल से जुड़े हुए जितने प्रॉब्लम्स थे, अगर ये अपनी व्हीकल को चेंज करना चाहते हैं उसके असबाब इनको मिलना शुरू होंगे। अगर ये अपनी व्हीकल को किसी भी तौर के ऊपर दुरुस्त या ठीक करवाना चाह रहे हैं, अपग्रेड करवाना चाहते हैं, उसके असबाब इनको मिलना शुरू होंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्वेरियंस वालों के लिए ये होगी कि ये अपने जहन के मालिक को जो पैसे के घर में रख के बैठे हुए हैं कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को कैसे सपोर्ट करना है या स्टेबल करना है, उससे इनको निस्बतन अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलना शुरू होगी कि ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो घर की तरफ से सपोर्ट का मिलना, और सफ़र अगर कर रहे हैं तो सफ़र से फ़ायदा मिलना, बेनिफिट मिलना, ये एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में इस हफ्ते में बहुत अच्छा होगा। अब हमारे पास आ जाता है पाइसेस बुर्ज लास्ट। पाइसेस वाले जो हैं, पाइसेस वालों को देखा जाए तो सैटर्न क्योंकि इनके जहन के घर में है, और जुपिटर को देखा जाए जो कि इनका माइंड का रूलिंग प्लैनेट है, वो इनके जायचे में निस्बतन 4th हाउस में बहुत अच्छी कैफियत में है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चांद जो कि इनके जायचे के 5th हाउस को रिलेट करता है, वो इनके 3rd हाउस में बहुत अच्छी कैफियत में है। तो पाइसेस वाले लोग जो हैं, एक तो अपनी अगर ये साहिब औलाद हैं, औलाद इनके लिए कॉन्फिडेंस और इनकी तक़वियत का सबब होगा कि औलाद की वजह से इनको एनर्जी जो है वो हासिल होगी। फिर उसके बाद अगर ये किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं, दिली लगाव रखते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि आपका महबूब हो, वो आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है,
वो आपका ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपका फैमिली मेम्बर या आपका रिलेटिव हो, जिससे आपका दिली लगाव है। उस शख्स की वजह से इनको एनर्जी, कॉन्फिडेंस मिलता हुआ नज़र आएगा। स्पाइसेस वालों के एतबार से ये हफ़्ता एक अच्छा हफ़्ता होगा कि इनके ऐसे रिश्ते जो कि जज्बाती तौर पे इनके बहुत करीब हैं, उनके साथ इनकी रिलेशनिंग बहुत अच्छी होना शुरू होगी। फिर पाइसेस वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ये हफ़्ता इस एतबार से बहुत अच्छा होगा कि ये अपनी ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत का बार बार इजहार करना शुरू करेंगे, अपनी इमोशंस को बयान करना शुरू करेंगे। फिर सैटर्न इनके जहन के घर में होगा जो कि इस चीज़ को रिलेट करता है कि ये अपनी ख्वाहिशात के बारे में बहुत ज़्यादा संजीदगी से काम करेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में जो हासिल करना चाह रहे हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, या इनके जो मशागल हैं जिससे ये खुशी महसूस करते हैं, तो उसमें संजीदगी आना शुरू हो जाएगी। अगर इनकी खुशी सफ़र में है तो ये ट्रैवलिंग की तरफ जाएंगे। अगर इनकी खुशी जो है वो आराम से सोने में है तो ये सारा दिन घर में सोते रहेंगे। तो ये वेरी करता है कि इनको खुशी किस चीज़ से मिल रही है। ज़बरदस्त हो गया, इसको मैं कहूँगी ब्रेथलेस प्रिडिक्शन। एक सांस में 12 सितारों का हाल जो आपने बताया ना, दैट इज़ कमेंडेबल। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ ही मिलते हैं